हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। इन टुडेज प्रीमिक्स जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जस्ट टू लेट यू नो कि सिर्फ फ्राइडे तक एनरोलमेंट जो है हमारे प्री प्लस मेंस बैचेस की खुली है, राइट। देयर हैज बीन एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। तो हमारा जो सेकेंड बैच है for pre plus mains for target 2021 UPSC, हमारा सेकेंड बैच जो है उसकी एनरोलमेंट इस फ्राइडे तक चलेगी। आफ्टर फ्राइडे सेकेंड बैच विल शट डाउन, राइट, एंड इट इज ओनली थर्ड बैच जो कि सितंबर फर्स्ट वीक में आएगा, हम उसमें एनरोलमेंट्स लेंगे। सो सिर्फ इस फ्राइडे तक वी विल बी टेकिंग एनरोलमेंट्स इन आवर सेकेंड बैच फॉर प्री प्लस मेंस, राइट। साथ ही में हमारा जो एसए बैच है फॉर 2021 उसकी एनरोलमेंट्स विल ऑल्सो एंड ऑन फ्राइडे। साथ ही में हमारे जो दो ऑप्शनल्स हैं सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, इनमें जो विद इवैल्यूएशन है, राइट, दोनों ही बैचेस विद इवैल्यूएशन फॉर आंसर राइटिंग बंद हो चुके हैं। अगर आप विदाउट इवैल्यूएशन लेना चाहते हैं सेकेंड बैच, जहां पे आपको मॉडल आंसर्स मिलेंगे, आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, बट बस आपके आंसर्स इवैल्यूएट नहीं होंगे, उसका इस फ्राइडे तक सेकेंड बैच चल रहा है, राइट। अगर आपको इवैल्यूएशन के साथ चाहिए तो फिर आप हमारी थर्ड बैच की वेट कीजिए विच विल कम इन सितंबर फर्स्ट वीक, राइट। साथ ही में आप कॉम्बिनेशंस जो हैं इनकी भी फ्राइडे लास्ट डेट है। और गिवन के आपके प्रीलिम्स जो हैं बहुत ही पास आ रहे हैं, तो हमारी टेस्ट सीरीज जो है उनकी भी अभी एनरोलमेंट चल रही है जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं फॉर 2021। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दीज कोर्सेज यू कैन गो टू courses.sleepyclasses.com। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आज काफी चर्चा में रहा है, आज काफी न्यूज में रहा है, विच इज अबाउट द हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो है सही है, करेक्ट है अबाउट द हिंदू सक्सेशन एक्ट। पहला, जो मित काशरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ है वो कोडिफाई किया गया है एज द हिंदू सक्सेशन एक्ट। सेकंड, ये जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है ये एप्लीकेबल है ऑल्सो फॉर बुद्धिस्ट, सिख्स, जैन्स एंड फॉलोअर्स ऑफ आर्य समाज एंड ब्रह्मो समाज। आपके ऑप्शंस है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 या नीदर 1 नो 2। यहां पे आप पॉज करके अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ 1 and 2। दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, राइट। तो रीसेंट रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट की विद रिगार्ड टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट और उसके अंदर जो 2005 की अमेंडमेंट की गई थी, मित कशरा स्कूल जो है ऑफ हिंदू लॉ ये कोडिफाई किया गया है एज द हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 जो कि गवर्न करता है सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी को, राइट। टिल द 2005 अमेंडमेंट ये रिकॉग्नाइज करता था सिर्फ मेल्स को एज लीगल एज, राइट। अब हिंदुइज्म के अकॉर्डिंगली दो बेसिक एंशिएंट स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉज थे, एक है मितकाशरा एंड दूसरा है दयाभाग या बंगाल स्कूल। तो बंगाल एंड असम में दयाभाग स्कूल काफी ज्यादा प्रोमिनेंट था एंड बाकी पूरे इंडिया में मितकाशरा स्कूल जो है प्रोमिनेंट था, राइट। और ये कहा जाता है कि मितकाशरा स्कूल जो ये पूरा हिंदू लॉ है वो लिखा गया था बाय विजन श्रेवर, ठीक है। और जो आपका दयाभाग स्कूल था वो लिखा गया था बाय जीनूता वाहन, ठीक है। और इंपॉर्टेंटली आपकी सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये भी एकदम सही। अब ये जो लॉ है ये अप्लाई नहीं करता तो मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसीज और जूस, बट इट इज एप्लीकेबल टू बुद्धिस्ट, सिख्स, जैन्स एज वेल एज फॉलोअर्स ऑफ आर्य समाज एंड ब्रह्मो समाज। तो इन सबको ही हिंदू माना जाता है एज फार एज द हिंदू सक्सेशन एक्ट इज कंसर्न्ड, राइट। रीसेंट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है जहां पे जो 3 जज बेंच है विच वाज हेडेड बाय जस्टिस अरुण मिश्रा, उन्होंने रूल किया कि एक जो डॉटर है शी इज ऑल्सो एन इक्वल जॉइंट इनहेरिटर टू द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बाय बर्थ एंड ये उनके फादर नहीं डिपेंड करता वेदर हर फादर वाज अलाइव और नॉट जब अमेंडमेंट लाया गया था इन 2005। सो बेसिकली उन्होंने बोला कि द अमेंडमेंट जो है टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 2005 जो कि हिंदू विमेन को, डॉटर्स को इक्वल राइट देता है एज बीइंग लीगल इनहेरिटर्स, ये रेट्रोस्पेक्टिवली भी अब अप्लाई करेगा, ठीक है। नॉट जस्ट पोस्ट 2005 बट इवन बिफोर दैट इफ योर फादर even died before 2005 आपको ancestral property में जो है अधिकार मिल सकता है। Next question now is about बिप्लब कुमार शर्मा कमिटी
और पूछा गया है कि इस कमिटी का मैंडेट क्या था। पहला, ऋण प्रोसेस जो कि नागालैंड में चल रहा है, इंप्लीमेंट करना क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड, कमिटी थी ये टू फॉर्मुलेट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, या लास्ट ये कमिटी है टू लुक इनटू द वायलेंस इन दिल्ली ड्यूरिंग CAA प्रोटेस्ट। अब आप अपना यहाँ पे आंसर मार्क कर सकते हैं एंड द करेक्ट आंसर इज बी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड। ना आपको पता होगा क्लॉज 6 जो है असम अकॉर्ड का एक बहुत ही कंटेंशियस क्लॉज है एंड इवन थ्रू आउट द NRC प्रोसेस देयर वाज दिस बहुत बड़ा एक क्लेम बाय असम कि क्लॉज 6 की इंप्लीमेंटेशन के लिए कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं उठाए गए हैं। जो क्लॉज 6 है असम अकॉर्ड का वो प्रोवाइड करने की कोशिश करता है कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स जो कि अप्रोप्रिएट हो, जिसके थ्रू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और प्रमोट हो सके कल्चरल, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी और हेरिटेज असमीज लोगों की। राइट, आफ्टर मच डिबेट एंड डिस्कशन एंड ट्रायल, होम मिनिस्ट्री ने 2019 में एक हाई लेवल कमिटी जो है अपॉइंट की विच वाज हेडेड बाय रिटायर्ड हाई कोर्ट जज बिप्लब कुमार शर्मा। इसके अलावा इसके अंदर सिविल सर्वेंट्स, स्कॉलर्स, जर्नलिस्ट एंड AASU के ऑफिस बेरर्स भी थे। राइट, इन कमिटी ने अपनी जो रिपोर्ट है फरवरी के अंदर सबमिट कर दी थी 2020 में। हाउएवर इसके कंटेंट्स पब्लिक नहीं किए गए। इसी कमिटी के कुछ मेंबर्स जो हैं इंक्लूडिंग निलय दत्ता एंड 3 AASU मेंबर्स, उन्होंने खुद जो है ये कंटेंट्स पब्लिक कर दिए। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन में से एक जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है इज विद रिगार्ड टू किनको असमीज लोग कंसिडर करना है क्लॉज 6 की एप्लीकेशन के लिए। तो इनका ये मानना है सारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो कि पार्ट हैं ऑफ द असमीज कम्युनिटी जो कि रिजाइड कर रहे हैं इन द टेरिटरी ऑफ असम ऑन या बिफोर जनवरी 1, 1951, या कोई भी इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ असम जो कि रिजाइड कर रही थी इन द टेरिटरी ऑफ असम ऑन और बिफोर जनवरी 1, 1951, या कोई भी और इंडिजिनस कम्युनिटी ऑफ असम जो कि रिजाइड कर रही थी इन द टेरिटरी ऑफ असम ऑन और बिफोर जनवरी 1, 1951, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो कि रिजाइड कर रहे हैं इन द टेरिटरी ऑफ असम ऑन और बिफोर जनवरी 1, 1951, एंड डिसेंडेंट्स जो कि इन ऊपर की कैटेगरीज में से इनमें से किसके भी जो डिसेंडेंट्स है, जो आगे बच्चे हैं, वो भी असमीज पीपल ही कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत ही करंट अफेयर्स में है, विच इज अबाउट द एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन ऑफ 2020। पहला कहता है कि ये नोटिफिकेशन इंक्लूड करती है एन अप्रूवल प्रोसेस कॉल्ड द एनवायरमेंटल परमिशन और प्रोविजन जो कि रिक्वायर करता है प्रायर अप्रूवल ऑफ एक्सपर्ट कमिटीज। सेकंड, एक लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स जो है इंक्लूड की गई है अंडर दिस नोटिफिकेशन अंडर द कैटेगरी ऑफ B2 जो कि एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ एन एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। आपके ऑप्शंस है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, या नीदर 1 नो 2। और इसमें सही जवाब है B2 ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपकी गलत है। इस EIA 2020 के अंदर जो है 2 काइंड्स ऑफ अप्रूवल की बात की गई है। एक है आपकी जो आप पढ़ सकते हैं ये प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, राइट, जिसके अंदर अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल जो है रिक्वायर्ड है ऑफ एक्सपर्ट कमिटीज। इसके अलावा देयर इज द इन्वायरमेंटल परमिशन और प्रोविजन जिसके अंदर प्रायर अप्रूवल, जो अप्रूवल है चाहिए ही नहीं ऑफ एक्सपर्ट कमिटीज, राइट। साथ ही में एक और जो मेजर चीज इंक्लूड की गई है दैट इज अ लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स जो कि कैटेगरी B2 के अंडर इंक्लूड कर दिए गए हैं जो कि एग्जेम्प्ट होंगे फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट्स। दीज ऑल्सो इंक्लूड ऑफशोर एंड ऑनशोर oil, gas and shale exploration, hydroelectric projects up to 25 megawatt, irrigation projects between 2000 and 10,000 hectares, small and medium mineral beneficiation units, small foundries and so on so forth. Next question now again काफी चर्चा में था is about the National Handloom Day and आपने correct statement जो है मार्क करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज कि ये शुरू किया गया था 1950 में कमेमोरेट करने के लिए द स्वदेशी मूवमेंट दैट स्टार्टेड ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। सेकंड, जो पहली डेफिनेशन ऑफ हैंडलूम ये दी गई थी बाय द हैंडलूम रिजर्वेशन एंड आर्टिकल्स ऑफ प्रोडक्शन एक्ट ऑफ 1980, जहां हैंडलूम मींस एनी लूम अदर देन द पावर लूम। अब आपके ऑप्शंस है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 नो 2। और इसका जो सही जवाब है दैट इज अगेन B2 ओनली। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है।
जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी तो स्वदेशी मूवमेंट चली थी जहां पे उन्होंने बॉयकॉट किए थे फॉरेन गुड्स को एंड उन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश की थी इंडियन मेड गुड्स को. हाउएवर इट वाज ओनली अ सेंचुरी लेटर इन 2015 दैट इज अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो पहला नेशनल हैंडलूम डे जो है मनाया गया, राइट. और इसका मेन इंटेंट क्या है? प्रमोशन ऑफ हैंडमेड एंड हैंड वोवन गुड्स, राइट. डिफरेंट डेफिनेशंस जो है ऑफ द वर्ड हैंडलूम ये इवॉल्व हुई है. हाउएवर one of the first definitions that came about was of handloom, that is in handloom reservation and articles for production act of 1985 जहां पे इसका मतलब था any loom other than power loom, right. However recent years इसको और elaborate करने की कोशिश की गई है including 2012 जब इसको extend किया गया and इसका definition बोला गया handloom means any loom other than power loom and includes any hybrid loom on which at least one process of weaving जो है उसके अंदर manual intervention या human energy की requirement है, right. तो एक तरह से opportunity दे देता है power looms को भी इसके अंदर include होने का, right. There was also a lot of hue and cry considering कि नेशनल हैंडलूम डे वाले दिन ही आप उससे एक हफ्ते पहले ही आपका जो एक ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड था, राइट, उसको डिसॉल्व कर दिया गया था. अब आते हैं हम टू द लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके पिछले साल के प्रीलिम्स में भी आया था. अगेन इट इज वन ऑफ दोस कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो कि ऑफन अ पॉलिटी के अंदर आ जाते हैं. Question states, in the context of any country, which one of the following would be considered as a part of its social capital? आपके options हैं proportion of literates in the population, the stock of its buildings other than infrastructure and machines, size of the population in working, या फिर level of mutual trust and harmony in the society. यहां पे आप पॉज करके अपना आंसर मार्क कर सकते हैं. एंड द करेक्ट आंसर इज डी. अगर आप पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी के ऑप्शनल से हैं तो आपको ये जरूर आना चाहिए आंसर, राइट. इट इज वन ऑफ दोज बेनिफिट्स जो कि आपको ये ऑप्शनल्स जो है देते हैं. हर सोसाइटी में हम बात करते हैं और ये आपकी एनसीईआरटी में भी है ये दिया गया, ठीक है. हम बात करते हैं कि किस तरह के वेरियस रिसोर्सेज होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज डिफरेंट तरह के कैपिटल्स की बात की गई है जो कि पियर बॉर्डियो ने जो है आगे रखा था ये आइडिया. सो दे कैन बी इकोनॉमिक कैपिटल जो कि मटेरियल एसेट्स, आपकी जो इनकम होती है, जो मटेरियल पोजेशन है उसके बेसिस पे होता है. कल्चरल कैपिटल होता है इन टर्म्स ऑफ आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आपका एजुकेशनल स्टेटस एंड सो ऑन सो फोर्थ. एंड देन देयर इज सोशल कैपिटल व्हिच कम्स इन द फॉर्म of network of contacts, social associations and so on and so forth. And often one capital can lead to another capital. For example, if you're born in a family which is very rich, right, maybe you can afford to go to a very good university, you know, maybe an Ivy League university जहाँ पे obviously आपकी education qualifications बहुत अच्छी होंगी, तो आपको cultural capital भी मिल गया. Now because you come from such a good family and you've gone to such good institutions, वहाँ पे आपके friends बनेंगे, you will get to know more people, you will attend conferences, you will be part of clubs, जिसके कारण आपकी जो network of contacts है वो भी बहुत ज़्यादा wide हो जाएगा, right. So one of the reasons why bureaucracy is so popular in India is also because it is related to all three of these कैपिटल्स, ठीक है. तो सोशल कैपिटल बेसिकली इज द आइडिया ऑफ नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट्स एंड सोशल एसोसिएशंस जिन पे आप रिलाई कर सकते हैं, जिन पे आप जो है ट्रस्ट कर सकते हैं. सो सोशल कैपिटल की एक और थ्योरी जो है रॉबर्ट पटनम ने भी दी है, बट अगर आप जीएस के स्टूडेंट्स हैं आपको ये इतना पता होने की जरूरत नहीं है, आपको बस एनसीईआरटी का ये इतना पता होना चाहिए, ठीक है, कि सोशल कैपिटल जो है क्योंकि आपके इतने सारे सोशल ग्रुप्स होते हैं तो वहां पे आपकी इंटरपर्सनल रिलेशंस होते हैं, आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो आपके कुछ शेयर्ड नॉर्म्स, वैल्यूज, ट्रस्ट, कोऑपरेशन जो है बन जाते हैं जिसके कारण म्यूचुअल ट्रस्ट जनरेट होता है. तो हम अभी भी बात करते हैं ना कि किस तरह से इंडिया के अंदर एक कल्चर जो है जहां पे लोग जो है अपनी सोसाइटी में, अपने कॉलोनी में, अपने सेक्टर में एक दूसरे के साथ बहुत बात करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर इफ यूर नेबर्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम यू एड्रेस एज योर नेबर इवन दो दे आर नॉट रिलेटेड टू यू एज बुआ और मामा या चाचा or masi, right? Why? Because those are the kind of relationships you cultivate. और इसी बात के कारण जो है ट्रस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. So often people will end up giving money to people, right? in need, जब उनको जरूरत पड़ती है, right? बिना कोई वो उनसे डॉक्यूमेंट नहीं लेते, बस क्या एक ट्रस्ट है, right? तो यही आइडिया जो है सोशल कैपिटल का बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी सोसाइटी के लिए. इनफैक्ट आशुतोष वार्ष्णेय जो कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में लिखते हैं, उनके एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है जहां पे वो स्टडी करते हैं एथनिक
कॉन्फ्लिक्ट को, रायट्स को, और बात करते हैं कि जिन एरियाज में सोशल कैपिटल बहुत ज्यादा है, मतलब लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ठीक है, कम्युनिटीज में एक दूसरे में बातचीत है, भरोसा है, वहां पे रायट्स, वायलेंस, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट कम होगी एज कंपेयर टू दोज एरियाज जहां पे लोगों के अंदर ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ये म्यूचुअल ट्रस्ट जो है नहीं एग्जिस्ट करता, राइट? सो दीज वर योर प्रीमिक्स क्वेश्चंस फॉर टुडे. Thank you and see you in the next lecture.